जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेस्ट कोड C3 है हमारा। यहाँ पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से हमें कुछ 60 के करीब MCQ पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे MCQ थे, रेलेवेंट MCQ थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं की गई, सिंपल रखा गया काम। जैसा हमारा MD कैट का पेपर आता है तकरीबन उसी पैटर्न पर सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके होंगे। फिर भी एक बारी देख लेते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं जी। चार्ज टू मास रेशो फॉर पॉजिटिव रेज विल बी मिनिमम फॉर। तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता दूं कि चार्ज टू मास वैल्यू जो होती है ना जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। सही है जनाब, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैस किसका है? बीटा ऑक्सीजन का, तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे कम होगी। सेकेंड क्वेश्चन, इफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज x एंड एटॉमिक नंबर इज y, देन न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है। हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना जी, वो होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक मास है x, एटॉमिक नंबर है y, तो x माइनस y न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। तो ये हैं जी न्यूट्रॉन्स की तादाद, डेल्टा ऑप्शन हो गया। थर्ड है जी, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विल इक्वल टू एटॉमिक मास इफ। इसी बात को आगे ले चलते हैं। अगर एटॉमिक मास को मैं बराबर करूं तो वो आएगा न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर के। अगर मैं न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 कर देता हूं तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा कब होगा? जब कोई न्यूट्रॉन नहीं है किसी एटम के पास, यानी कि चार्ली ऑप्शन, नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फोर्थ क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स इज। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था कि एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, तो इस अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। मैंने साथ ही मेंशन भी कर दिया था कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ये भी बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ना जी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा ही एंडोथर्मिक होगी। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर टिक हो गया जी। फिफ्थ क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया जी। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मुझे पता है कि अगर एटॉमिक साइज कम होता है ना जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मुझे ये भी पता है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सही है जनाब। मुझे ये भी पता है कि अगर प्रोटॉन्स इन पीरियड बढ़ेंगे, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से कोई असर ही नहीं पड़ता, तो भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सही है जनाब। तो इस हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ सकती है। चार्ली ऑप्शन हो गया जी। डिक्रीजेज इन विद एटॉमिक रेडियस एंड इन पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो चार्ली ऑप्शन में दोनों बातें ही सही लग रही हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल्स। मैंने इस तरह लिखवाया था आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर।
जितना किसी का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो क्या होंगी, चार्ली ऑप्शन मेटल्स होंगी जी। 7th क्वेश्चन, द गैप्स इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी हेल्प्स अस टू गेस। ये भी मैंने बता दिया था आपको, इस तरह बताया था कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आती है 738, सेकंड आयनाइजेशन इसकी आती है 450, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी आती है 7740। हमने सीखा था कि अगर देयर इज ए सडन जंप, सडन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये हमें मदद कर सकती है अंदाजा लगाने में कि उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है। तो जब सडन जंप आएगा तो वहां तक ही एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो होगी, ऑक्सीडेशन नंबर है होगा, ग्रुप नंबर वहीं तक होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम दे सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो भी अवेलेबल है। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2a हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। बॉन्ड कितने बनेंगे, 2। वैलेंसी कितनी है, 2। सही जनाब। तो यानी कि चार्ली ऑप्शन, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट पता लग सकता है हमें गैप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखकर। 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन थर्ड ऑर्बिट। मैंने फार्मूला बता दिया था 2n², n की वैल्यू 3 रखें, 18 जवाब आ जाएगा। सही जवाब हो गया जी बीटा ऑप्शन। 9G, द वैल्यू ऑफ L फॉर D सबशेल। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। L इज इक्वल टू 0 हो तो S होता है, 1 हो तो P होता है, और अगर L की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये D हो जाएगा। सही हो गई जी बात। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन 2 कर दिया हमने। 10th क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन P सबशेल। P सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लिए फार्मूला था 2 × 2l+1। L की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पर जी 6 जवाब आएगा। तो सही जवाब हो गया डेल्टा ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, द ऑर्बिटल शेप ऑफ D सबशेल। 11th क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि D सबशेल में ना 4 लोब होते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं डबल डम्बल शेप भी कह सकते हैं। सही जनाब। कॉम्प्लिकेटेड है वैसे ये थोड़ी सी शेप, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप की शेप होती है और हमारी किताब में इसे कॉम्प्लिकेटेड ही लिखा गया है। तो लेकिन वैसे चार्ली भी सही था, अलबत्ता किताब के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड शेप में आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन इस सवाल का जवाब है जी। डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो गया। 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशंस फॉर F सबशेल। अगर आपने किसी सबशेल के लिए ऑर्बिटल निकालने हों, किसी भी सबशेल के लिए ऑर्बिटल निकालने हों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, तो मैंने फार्मूला बता दिया था 2l+1। आप L की वैल्यू 3 लगा दें F के लिए और यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि F 7 तरह का होता है, F ऑर्बिटल 7 तरह के होते हैं, F की स्पेस ओरिएंटेशन 7 तरह की होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 12th क्वेश्चन में 2l+1, ये फार्मूलाज मैंने सारे लिखवाए थे आपको और उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद किया होगा। ये सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके ये सवाल गलत हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप दोबारा से ये चैप्टर पढ़ें जी, उसके बगैर आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। 13 क्वेश्चन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता था कि एक ऑर्बिटल में, शेल में नहीं, सब शेल में नहीं, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इट शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रखने में मदद देता है
13th क्वेश्चन में मैंने चार्ली ऑप्शन टिक कर लिया जी। 14th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल is used to arrange the sub energy levels in increasing order of energy। increasing order of energy से मुझे सिर्फ अबव प्रिंसिपल ही याद आ रहा है। डेल्टा ऑप्शन जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड इन एनर्जी लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रखें, जिसकी ज्यादा है उसमें बाद में रखें। डेल्टा ऑप्शन हो गया जी। 15 क्वेश्चन, नेचर ऑफ कैथोड रेज। अल्फा ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। हमने कहा था ना नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, ना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती हैं, और ना ही नेचर ऑफ ग्लास पे डिपेंड करती हैं। सही जी, तो अल्फा ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा। बीटा ऑप्शन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये बड़ा अच्छा हो गया जी। अप्लाइड वोल्टेज पे ना प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब, मैंने क्लास में जो एमसीक्यू कराया था उसमें कहा था कि भाई अगर सही वोल्टेज नहीं ना लगाएंगे आप तो कैथोड रेज बनेगी नहीं। अगर आपने वोल्टेज कम कर दिया तो कैथोड रेज ने बनना ही नहीं है। यानी कि कैथोड रेज की प्रोडक्शन अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करती है, वो बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी या नहीं होंगी। इसका निसार किस बात पर है, नेचर जो अप्लाइड वोल्टेज है उस पर। लेकिन कैथोड रेज की नेचर क्या होगी, कैथोड रेज का मैस क्या होगा, कैथोड रेज का चार्ज क्या होगा, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। सही जनाब। चार्ली ऑप्शन देखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। बिल्कुल सही बात है जी। नेचर ऑफ कैथोड रेज गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो चार्ली ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कैथोड रेज की नेचर तो इनफैक्ट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज जो होती हैं दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही तरह के होते हैं, चाहे किसी भी मटेरियल से आए। तो 15 में चार्ली हमने लगा दिया। 16 आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैथोड रेज। अल्फा ऑप्शन, कैथोड रेज कास्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है जी, शैडो बनाती हैं। चार्ली ऑप्शन, कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जाएंगे, तो ये भी सही जवाब है जी। डेल्टा ऑप्शन, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन मेटल। कैथोड रेज मेटल से टकराती हैं ना तो उसे गर्म कर देती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अल्फा, चार्ली और डेल्टा करेक्ट स्टेटमेंट है। बीटा देखें, कैथोड रेज बेंड इन सर्कुलर पाथ व्हाइल मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। जबकि हमने क्या देखा है कि अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में कैथोड रेज को गुजारें तो वो बेंड हो जाती हैं। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? इस तरह हमने कहा था कि ये जो राइट हैंड रूल आप इसे कह देते हैं, इसके हिसाब से वो बेंड हो जाती हैं, या लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से बेंड हो जाती हैं। लेकिन वो बेंड होती हैं, वो सर्कुलर मोशन नहीं शुरू कर देती। सही है जनाब। तो यहाँ पर हमने बीटा ऑप्शन टिक कर दिया कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। असल स्टेटमेंट क्या होती कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो सही हो जाता। लेकिन सर्कुलर पाथ में घूम गई, ऐसा नहीं हो रहा जनाब। 17 क्वेश्चन, दी पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। 17 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पॉजिटिव रेज कब बनती हैं, जब कैथोड रेज जाकर टकराते हैं किसी एटम से और उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल बना देते हैं। तो चार्ली ऑप्शन हो गया, बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। 18 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव रेज हैज मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा किसकी है? ये तो अभी हमने बताया कि चार्ज टू मास रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जिसका मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे कम मास 18 क्वेश्चन में डेल्टा H पॉजिटिव का है, तो वो सही जवाब हो गया। 19 जी, इस रिएक्शन में X ढूंढना है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं He2He और इधर से है 4Be9 और यहाँ से एक न्यूट्रॉन बन रहा है। जाहिर बात है कि 6C12 बनेगा। दोनों साइड्स की इक्वेशन को बैलेंस कर दिया मैंने। ये जेम्स चैडविक ने 1932 में जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसकी इक्वेशन है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, आपने सुनी भी है, देखी भी है। तो एक्स यहाँ पर क्या है? बीटा ऑप्शन 6C12। 20th क्वेश्चन, फॉर द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास वी मस्ट नो। अच्छा जी, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास
एटॉमिक मैस ए से जाहिर किया जाता है, ये होते हैं प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन्स, और इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं ना जी, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन 20th क्वेश्चन में सही हो गया। 21st है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें। 19 के 39 में 21st क्वेश्चन आ गया। बड़ा आसान सवाल, एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर निकाल दें। 39 माइनस 19 20 आ गया जी, तो सही जवाब है डेल्टा ऑप्शन। 22nd आ गया, व्हेन स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड ऑन बेरिलियम, अल्फा पार्टिकल को टकराया बेरिलियम से तो क्या हुआ, इट वाज नोटिस्ड दैट, किताब की लाइन है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, तो यहाँ से न्यूट्रॉन बने थे जो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो बीटा ऑप्शन हो गया, किताब आपने पढ़ी होगी तो ये लाइन आपने लाजमी देखी है। 23rd, व्हेन ए न्यूट्रॉन इज डिके विच इज करेक्ट, 23rd में मैं न्यूट्रॉन को डिके करवा देता हूँ। 0 and 1 से बनता है प्रोटॉन, 1 1 प्लस -1 E0 प्लस न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो बनता है जी, एंटी न्यूट्रिनो नहीं बनता। तो यहाँ पर जवाब हो गया चार्ली ऑप्शन, एंटी न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसे आपने टिक कर दिया। 24th क्वेश्चन, मिलिकन मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, इससे जो चार्ज आया था वो था -1.59 10⁻⁻19 कूलम। देख लेना एक बारी मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, अगर आप देखना चाहें, नहीं तो कम से कम ये वैल्यू है, इस वैल्यू से भी काम चल जाएगा जी। 25th क्वेश्चन में बात चल रही थी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया Na से, ताकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास आ जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि मास ऑफ 1 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल मास होता है। सही है जनाब, एक पार्टिकल का मास अगर आपको पता हो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, तो आप टोटल मास निकाल सकते हैं। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने Na क्यों लिख दिए, क्योंकि उसने हमें कहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताएं। अब 1 मोल में तो एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना जी, तो इसलिए मैंने Na से ज़रब दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय Na, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है टोटल मास। तो ये बन रहा है जी बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब। 26 क्वेश्चन देखें, इफ एन एलिमेंट X 1939 लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव आयन, बना लेते हैं जी। सवाल है 26, यहाँ पर हमने स्टार्ट क्या किया, X 1939, इससे बना X 1939 प्लस 1। सही है जी, इलेक्ट्रॉन निकलने से ना एटॉमिक नंबर पर फर्क पड़ता है ना एटॉमिक मास पर फर्क पड़ता है। अच्छा जी, आगे क्या हुआ, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अल्फा ऑप्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे इंक्रीज होंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ना प्रोटॉन को कुछ होना है ना इलेक्ट्रॉन को कुछ होना है, ना इन दोनों को मिलाकर एटॉमिक मास को कुछ होना है, ना एटॉमिक नंबर को कुछ होना है, तो किसी को भी कुछ नहीं होना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना है। तो अल्फा ऑप्शन कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज्ड, ये जो है ना ये तो इनकरेक्ट है। बीटा देखें, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। अब प्रोटॉन नंबर कैसे बढ़ गया, भाई एटॉमिक नंबर तो उतना ही है। आगे चलते हैं, इट बिकम्स ए कैटाइन, ये कैटाइन बन जाता है, ये बिल्कुल सही बात है जी, कैटाइन तो बन गया। डेल्टा ऑप्शन, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन अनअफेक्टेड, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो अब हुआ ये है कि चार्ली करेक्ट स्टेटमेंट है, डेल्टा करेक्ट स्टेटमेंट है, अल्फा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज्ड इनकरेक्ट है, बीटा प्रोटॉन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट इनकरेक्ट है। तो अगर आपने अल्फा और बीटा में से कोई लगाया है तो बात सही मानी जा सकती है, लेकिन चार्ली और डेल्टा में से लगाया है तो फिर आप अपना नंबर काट लेंगे जी। 27 आ गया, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 4D, 27 क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 4D, n इज इक्वल टू 4 क्योंकि फोर्थ शेल की बात हो रही है, और l इज इक्वल टू 2 यानी कि d की बात हो रही है, तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन हमने यहाँ पर टिक कर लिया। आगे चलते हैं, 28 क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ m फॉर d z स्क्वायर, किताब से याद कर लेनी है जी, बीटा ऑप्शन है
+2। किताब में देख लेंगे, मैंने ये वैल्यूज़ कहा था कि आपने याद कर लेनी है, इन्फॉर्मेशन है तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कर ही लेंगे। 29 विच क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। बहुत क्लियर कट मैंने मेंशन किया था कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो है ना वो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने बतानी है। स्फेरिकल जो शेप है या डम्बल शेप है या कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ये सब हमें कहाँ से पता लगती हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पता लगती हैं। ये मैंने क्लियर किया था जी अच्छे तरीके से जी। 30th क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ M+2 आयन। M+2 30th क्वेश्चन है। मैं M+2 को बना लेता हूँ। M+2 की कन्फिगरेशन है 2, 8, 16, सही है जी। और इसका मैस नंबर है 58, इसका मैस नंबर है 58। वो कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अंदाजा लगाएं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैस मेरे पास है, एटॉमिक नंबर मेरे पास नहीं है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही जी। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं मैंने। ये तो मुझे पता है कि अगर एटम न्यूट्रल हो तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक +2 वाला आयन है। अब देखें जरा, +2 वाले आयन में 2, 8, 16 है। +2 का मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, सही है जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। मान लें अगर मैं वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस डाल दूं तो फिर क्या बन जाएगा? फिर चार्ज खत्म हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डालने से 16 की जगह हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। सही है जी, फॉलो किया आपने बात। +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे, मैंने वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस डाल दिए तो +2 खत्म हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो 16 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 18 और 8 26 और 2 28, 28 हो गए। तो 28 इलेक्ट्रॉन हैं। यकीनी बात है कि इसमें 28 ही प्रोटॉन होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो यहाँ पे 58 माइनस 28 करेंगे भाई 30 आ जाएगा, तो 30 न्यूट्रॉन हैं। फॉलो कर लीजिए आपने बात। +2 का क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मैंने वापस डाल दिए तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में मुझे पता है कि 28 हैं, तो उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। सही जवाब हो गया चार्ली, ऑप्शन 30। 31st आ गया। आयोनाइजेशन इंक्रीजेस फ्रॉम। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम, मुझे पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इंक्रीज करती है, यानी कि अल्फा ऑप्शन सही लग रहा है। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप वो डिक्रीज करती है, सही है जी। तो बीटा ऑप्शन में तो कह रहा है कि टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज करती है, वो सही नहीं लग रहा। चार्ली ऑप्शन देखें, डाउन टू अप इन ए ग्रुप। ये देखें जनाब, ऐसे सवाल बना लिया उसने, कहा कि डाउन टू अप, अगर ऊपर से नीचे एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो नीचे से ऊपर क्या हो रहा होगा? उसे नीचे से ऊपर तो वो बढ़ेगी। रिवर्स ऑर्डर हो गया ना जी, ऊपर से नीचे कम हो रही है तो नीचे से ऊपर क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रही है, बॉटम टू टॉप भी इंक्रीज कर रही है। तो सही जवाब हो गया डेल्टा, बोथ ए एंड सी। 32 को आपने जी ग्रेस मार्क्स में डाल देना है, ऑप्शन चारों ही नहीं सही लग रहे। 33rd आयोनाइजेशन इज एन इंडेक्स ऑफ, मैंने लिखवा दिया था, यहाँ पे भी अभी बात हुई। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। 33rd में अल्फा ऑप्शन हो गया। 34 क्रोमियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नियॉन, 10 तक आ गए, फिर 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s1 याद है जी, 4s1 बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हुई थी इसकी। और 3d5 हमने यहाँ पे हाफ फील्ड क्यों रखा? इसे हाफ फील्ड क्यों रखा? ताकि d भी स्टेबल हो जाए, s भी स्टेबल हो जाए। ये एनोमलस बिहेवियर है, कॉपर में भी आता है 4s1 3d10, तो यहाँ बीटा ऑप्शन सही हो गया जी। 35 द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें ना 35 क्वेश्चन में, तो एक पीरियड के अंदर ना लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो इंक्रीज करती है। कब तक? अप टू 7a, सही है जनाब। जो 8a वाला एलिमेंट है ना, यानी कि जो नोबल गैस है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो होती नहीं, वो तो वैसे नहीं बॉन्ड बनाना पसंद करते। तो 7वें वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है।
अच्छा, अब सातवें ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर अल्फा बन रही है NS2NP5, तो हमने उसे टिक कर दिया जी। 35 में अल्फा ऑप्शन क्यों टिक कर दिया, क्लियर हो गई जी बात कि आठवां जो ग्रुप है वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो उसकी बात नहीं करेंगे। सेवंथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है और उसकी कन्फिग्रेशन है अल्फा ऑप्शन। 36 क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ए पी ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल है, पिछली बारी सब शेल था, सब शेल का फार्मूला मुझे पता है, वो जो मैंने आपको बता दिया 2 × 2l+1, लेकिन जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जी। ऑर्बिटल कोई भी हो, sp df, ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपने ये गलत किया होगा मुझे लगता है, लेकिन मैंने ये क्लियर कर दिया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 37 क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम +2। अच्छा, क्रोमियम मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं इसी से बात शुरू कर लेता हूं। क्रोमियम +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से, तो 3d4 रह जाएगा। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम बात है, काम आती रहेगी आपके। तो क्या बात है वो कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक, तो 4s और 3d में से आप 4s में पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं। सही है जी। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में, उसके बाद 3d में जाता है। सही जी। इलेक्ट्रॉन डालते हुए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले डलता है, 3d में बाद में डलता है। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता भी 4s में से ही पहले है, जाता भी 4s में पहले है और वहां से रिमूव भी पहले होता है। 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाद में आता है और जाता भी बाद में। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s का पहले निकालना है, गलत नहीं करना कभी भी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जब भी आप रिमूव करने की बारी आए तो आपने 4s में से रिमूव करना है। सही है, ये वजह जो भी हो भूल जाए उसे, याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होगा तो वो 4s में से रिमूव होगा पहले। अगर आपने 3d में से पहले रिमूव किया, आपका जवाब अक्सर गलत होगा। तो 4s में से पहले रिमूव होता है, इसे ही लिख लें, इसे याद कर लें, हाथ पे लिख के याद कर लें, बोर्ड पे लिख दें घर के सामने। सही है जी। घर की नेम प्लेट हटा के उसकी जगह लिख दें कि 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। कोई गाड़ी मोटरसाइकिल है उसके शीशे पे लिख दें। लेकिन पक्की बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन निकलना है अगर, तो वो 4s में से पहले निकलना है। स्टेटस लगा दें फेसबुक का, व्हाट्सएप का भी स्टेटस लगा दें, इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकलता है। सही हो गई जी बात। तो यहाँ पर हमने 3d4 कर दिया, डेल्टा ऑप्शन सही हो गया। 38 क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वाटर। 38 क्वेश्चन में पहले तो हम देख लें कि पानी के क्या हालात हैं। पानी में H2O, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बस हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो। बीटा ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 सही लग रहा है। 39, as compared to first ionization energy the value of second ionization energy of an element। मैंने याद करवा दिया था कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड सेकंड से ज्यादा है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा है। सही जी। इसकी वजह भी बता देता हूं। इसकी वजह यह है कि यहाँ जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन में से निकलने, +2 वाले आयन में से निकलने, इधर +1 वाले आयन में से निकलने, इधर न्यूट्रल एटम से निकलने हैं। तो जब पॉजिटिव आयन होता है तो उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है। अच्छा जी, तो सही जवाब क्या हो गया, ग्रेटर है जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, बीटा ऑप्शन हो गया। 40, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल रिगार्डिंग। 2p और 3p को देखें अगर, तो 2p और 3p में से 2p का जो n की वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यानी कि n की वैल्यू तो चेंज हो रही है। आगे चलें, साइज 2p सेकंड शेल में छोटे साइज का होगा, 3p बड़े साइज का होगा।
आगे चलते हैं। एनर्जी जारी बात है 2p सेकंड शेल में है तो सेकंड शेल की एनर्जी कम है, थर्ड शेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो साइज, एनर्जी और n की वैल्यू तो इनकी चेंज होती हैं, लेकिन शेप p है तो p की शेप तो डंबल शेप ही होती है, चाहे वो 2p हो चाहे वो 3p हो, तो शेप में कोई फर्क नहीं होगा। 40 में अल्फा ऑप्शन हो गया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल रिगार्डिंग शेप, अल्फा ऑप्शन। 41 आ गया जी, दी सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकालने हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिलाकर कहते क्या हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिलाकर कहते हैं एटॉमिक मास। तो असल में हमें पूछा गया है कि एटॉमिक मास का सम बताएं इन तीनों का, कौन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। तो टोटल 6 आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज ऐड कर दी मैंने, तो वो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ गया। सही जवाब हो गया 6, चार्ली ऑप्शन। 42 आ गया, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पिक अप द वन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? अल्फा ऑप्शन देखें जी, पहला इलेक्ट्रॉन 3p में से निकल रहा है, दूसरा भी 3p में से निकल रहा है। चार्ली ऑप्शन देखें, पहला इलेक्ट्रॉन 2p में से निकल रहा है, दूसरा भी 2p में से निकल रहा है। डेल्टा ऑप्शन, पहला इलेक्ट्रॉन 2p में से निकल रहा है, दूसरा भी 2p में से निकल रहा है। बीटा की तरफ आ जाते हैं। 42 में बीटा ऑप्शन लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितने शेल हैं जी इसके पास? 3 शेल है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, शेल ही खत्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, शेल ही खत्म हो गया। तीसरा शेल बड़े साइज का था, वो खत्म हो गया। अब कौन बचा? दूसरा शेल, वो छोटे साइज का है। इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। सही है जनाब। तो याद रख लें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने से शेल लॉस हो जाए, एक या दो इलेक्ट्रॉन निकालने से शेल लॉस हो जाए, तो इट ड्रामेटिकली इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी। सवाल क्या था कि किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? इस एटम का पहला इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालता हूं तो शेल लॉस हो जाता है। शेल लॉस होगा तो ड्रामेटिकली आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सही है जनाब। तो यहां पर सही जवाब हो गया बीटा ऑप्शन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 43rd क्वेश्चन देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी का टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 258, फिर 555, 1075, 480, 1480। फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू पर हमें गौर करना पड़ेगा। फोर्थ वैल्यू है 1480 और फिफ्थ वैल्यू है 9000। 1400 से सीधा 9000, बड़ा सडन इंक्रीज हो गया। जब सडन इंक्रीज आता है तो मैंने क्या समझाया जनाब, जब सडन इंक्रीज आएगा तो फिर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, उससे हमें पता लग जाएगा ग्रुप नंबर का। सही जी। देखते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? पहला इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कम आयोनाइजेशन एनर्जी है। दूसरे के लिए भी कम है, तीसरे के लिए भी कम है, चौथे के लिए भी कम है, पांचवें के लिए बढ़ रही है। तो फिर पांचवा नहीं निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 4। सही है जी, 4 हो गए, तो डेल्टा ऑप्शन सही हो गया। 44th क्वेश्चन देखते हैं जी, एलिमेंट x एंड y बिलोंग टू द सेम ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स x एंड y। x और y दोनों सेम ग्रुप के हैं जी, हमने बताना है कि इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे। पीरियोडिक टेबल पर नजर डालते हैं जी। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है एलिमेंट, सवाल नंबर कौन सा है जी? 44। फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं 1 से लेकर 2 तक। सही है जी। सेकंड के अंदर होते हैं 3 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 18 तक, फिर 19 से लेकर 36 तक, फिर 37 से लेकर 54 तक, फिर 55 से लेकर 87 तक, और इसके बाद आगे चलते रहते हैं। अब हमें क्या सवाल पूछा है, वो कहता है कि बताएं कि ये दोनों एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप के हैं या इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं। अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि मुझे ये वैल्यूज कैसे पता लगी।
आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 23 या 24, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी है ये वैल्यूज होती हैं। तो मैंने पहले में 2 एलिमेंट रखे, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और एंड पर 23। अच्छा, वैसे मुझे ये लिखते ही ना अपना जवाब मिल गया है। आप गौर करें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर 19 वाला एलिमेंट है पोटाशियम और इधर 55 वाला सीजियम है। तो 19 और 55 का ऑप्शन मौजूद है चार्ली ऑप्शन में, तो यहाँ पर मैंने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया कि भाई अगर सेम ही ग्रुप के हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, भाई 19 और 55 सेम ग्रुप के होते हैं। तो इस तरह एक सिंपल कैजुअल सा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि सही जवाब चार्ली ऑप्शन है। 45th क्वेश्चन, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच हुंड्स रूल इज ओबेड। हुंड्स रूल क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, मिसाल के तौर पे 3 इस तरह के ऑर्बिटल हों डीजेनरेट, तो आपने उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखना है। इससे पहले कि आप पेयरिंग करें, तो पेयरिंग नहीं करनी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखना है। अल्फा ऑप्शन में पेयरिंग हुई है, वो सही नहीं लग रहा। डेल्टा ऑप्शन में पेयरिंग हुई है, वो सही नहीं लग रहा। बीटा ऑप्शन में पेयरिंग तो नहीं हुई लेकिन उनकी स्पिन मुख्तलिफ नजर आ रही है, जो कि सही नहीं लग रही बात। लेकिन चार्ली ऑप्शन में ये तीनों ही ऊपर की तरफ सेम स्पिन के साथ लगे हुए हैं। हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। सही है जी, और उन्हें एक एक करके रखना चाहिए। तो 2 शर्तें हैं, पहले तो एक एक करके रखें, फिर सेम स्पिन के साथ रखें। अल्फा और डेल्टा मैंने इसलिए गलत कर दिए कि उसमें पेयरिंग हो गई थी, बीटा इसलिए गलत कर लिया कि उसमें स्पिन ऑपोजिट थी। तो चार्ली को हमने सही जवाब दे दिया है। 46 क्वेश्चन आ गया, एन एटम हैज ए नेट चार्ज ऑफ -1, it has 18 electrons and 20 neutrons, its mass number is। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा थोड़ी देर पहले अभी हमने किया था। एटॉमिक मैस हमें मालूम करना है एक एलिमेंट का, जिसका एटॉमिक मैस मुझे मालूम करना है, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं और 20 न्यूट्रॉन हैं और चार्ज है -1। -1 का क्या मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। अब अगर इस -1 को खत्म करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यानी कि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 20 न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 17। तो अगर इलेक्ट्रॉन 17 हैं तो प्रोटॉन भी तो 17 होंगे। अगर प्रोटॉन 17 हैं तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन कर देता हूं, 17 जमा 20, ये जनाब 37 आ जाएगा। तो सही जवाब हो गया बीटा ऑप्शन 37। सही जी, 46 में बीटा ऑप्शन 37 मैस नंबर होगा इस एलिमेंट का। तो ये क्लोरीन 1737 उसका आइसोटोप बन रहा है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नजर आ रही है? अल्फा ऑप्शन से शुरू करते हैं जनाब। 47 क्वेश्चन है स्ट्रोंशियम। सही है जनाब, स्ट्रोंशियम से शुरू करते हैं और इसे मिलाते हैं क्रोमियम से। अच्छा, अब स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर देखें जरा। स्ट्रोंशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है। अब सेकंड ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। सही जनाब, ऐसे होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4। मैग्नीशियम का 12, 8 का डिफरेंस आ गया, ये रहा 8 का डिफरेंस। फिर 20, 8 का डिफरेंस आएगा। फिर कितना? 18 का डिफरेंस, 38। तो स्ट्रोंशियम में 38 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 38 और ये 24। कुछ भी हो जाए, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी बराबर नहीं हो सकती, इनके दरमियान में गैप ही बड़ा ज्यादा है। बीटा ऑप्शन देखते हैं, आयरन +3, मैंगनीज +2। आयरन +3 बनाते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 26। 26 कैसे लिखूंगा? पहले आर्गॉन बना लूं, 18 ये हो गए,
फिर उसके बाद 4s2 20 हो गए, 3d6 26 हो गए। अब इनमें से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। क्या कहा था मैंने कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, पहले वो निकलेगा 4s से। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकला, 3d5 हो गया। सही जनाब। मैंगनीज +2 बनाते हैं। पहले मैंगनीज का एटॉमिक नंबर नोट करें 25, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2 20 हो गए, 3d5 25 हो गए। 25 हो गए जनाब। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं +2 में? 2, यहाँ से 2 निकाल दिए, क्या बचा? 3d5। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। मेरा सही जवाब है बीटा। लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए एक बारी बाकियों को भी कर लें। कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 27 है और क्रोमियम का 24 है। बाकी ऑप्शंस आप सॉल्व करके देख लें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं आएगी। रूल याद रखना है, इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकालें, आपका जवाब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बीटा ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। 48 क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। What is the total number of electrons present in all the p orbitals of the ground state atom of that element? एटॉमिक नंबर 35 है जी। 48 क्वेश्चन की बात चल रही है। 38 का मतलब 35 का मतलब है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। नहीं जी, 35 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 ये रहे पी में, 6 ये रहे पी में, 6 ये रहे पी में, 17 बनते हैं जी। अल्फा ऑप्शन 17 टिक कर देंगे। 49 द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ विच ऑर्बिटल इज मैक्सिमम? डेल्टा ऑप्शन एस जी। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि कौन जो है ना ज्यादा सिमेट्रिकल है, बस इस तरह समझ लें तो ज्यादा सिमेट्रिकल डेल्टा ऑप्शन एस हो जाएगा। 50th क्वेश्चन, द कंपाउंड इन विच कैटाइन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दी एनाइन। कैटाइन और एनाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें से किस में? यानी कि कैटाइन में भी उतने इलेक्ट्रॉन और एनाइन में भी उतने इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन शुरू करते हैं, NaCl सोडियम प्लस है 11 एटॉमिक नंबर वाला, क्लोरीन माइनस है 17 इलेक्ट्रॉन वाला। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सोडियम आयोडाइड भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है ना जी, अगर आप देखें तो क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन ब्रोमीन 35, उसके बाद आता है आयोडीन 53। तो सोडियम और आयोडाइड कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। सीजियम और फ्लोरीन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। सीजियम होता है 55, फ्लोरीन होता है 9, ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर ही नहीं मैच कर रहे। एटॉमिक नंबर 11 और 53 ये कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं? तो ऑप्शन देखें डेल्टा पोटाशियम सल्फाइड, इसको देखें जरा। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 प्लस फॉर्म में पाया जा रहा है, तो 19 में से एक गए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर को देखें, एटॉमिक नंबर 16 -2 फॉर्म में पाया जा रहा है। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। आपने उम्मीद है ये साइंस फॉलो की होगी कि अगर एटॉमिक नंबर में डिफरेंस बड़ा ज्यादा आ रहा हो ना, तो फिर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कई दफा नहीं होते। सही है जी मामला। आगे चलते हैं, 51st क्वेश्चन देखते हैं। 51st क्वेश्चन देखते हैं जी। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी इज। पहले फाइनल करते हैं कि सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक कौन कौन से ग्रुप में हैं, उनकी पोजीशन क्या है, फिर ये सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। तो 51st क्वेश्चन जी मैं मेंशन कर देता हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सही जनाब। अब मुझे इन तीनों को कंपेयर करने का कहा गया है। सबसे पहले तो मैं ये देख लूं कि जनाब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आप आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि फास्फोरस की आर्सेनिक जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आर्सेनिक से ज्यादा होगी। सही है जनाब। फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आर्सेनिक से ज्यादा होगी। एक बात और यहां से जो पता लगी वो क्या है
कि एक पीरियड जो होता है ना जी, एक पीरियड याद रख लें, एक पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी अपने से नीचे वाले पीरियड से ज्यादा होती है। सही है, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, यानी कि ऊपर वाले पीरियड की ज्यादा होगी। नंबर 1 पे ये पीरियड आएगा, फिर ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा। तो पहले पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा, दूसरे की तीसरे से ज्यादा, तीसरे की चौथे से ज्यादा होती है। सही जनाब। तो अब पता क्या लगा, फास्फोरस की आर्सेनिक से ज्यादा है, सल्फर की भी आर्सेनिक से ज्यादा है। सल्फर की आर्सेनिक से ज्यादा क्यों है? क्योंकि सल्फर ऊपर वाले पीरियड में, ऊपर वाले पीरियड की नीचे वाले पीरियड से ज्यादा होती है। अब रह गया कंपैरिजन फास्फोरस और सल्फर का। तो फास्फोरस हमने कहा था 5a का है, तो 5a वालों में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से पांचवें ग्रुप वालों की आयनाइजेशन एनर्जी छठे वालों से ज्यादा होती है। तो फिर नतीजा ये निकला कि फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा है, सल्फर की आर्सेनिक से ज्यादा है। ये ऑप्शन बन रहा है चार्ली, तो मैंने टिक कर दिया चार्ली ऑप्शन। आगे चलते हैं, 52nd आ गया, फॉर p सबशेल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 52nd क्वेश्चन में मैंने कहा L इज इक्वल टू 1 है, तो m क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1। तो m हो गया 0 प्लस माइनस 1, तो ये हो गया बीटा ऑप्शन। 53rd क्वेश्चन, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो 53rd में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसे मिलाकर न्यूक्लियॉन कहते हैं। भाई बड़ा आसान सवाल है, डेल्टा ऑप्शन हो गया। 54 जी, इन 1 मोल ऑफ NaCl द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन 1 मोल ऑफ NaCl द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर। तो प्रोटॉन काउंट कर लेते हैं। Na के पास कितने प्रोटॉन? 11, क्लोरीन के पास 17, टोटल कितने हो गए? 28 प्रोटॉन हो गए। तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 28 मोल हो जाएंगे प्रोटॉन के। सही है जी। फार्मूला आपके पास ही है, कौन सा फार्मूला है? वो होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन्स इन NaCl। ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है, यानी कि किसी भी जिस चीज को मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28 मोल आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन हो गया जी। 55 विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड ना चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। अल्फा ऑप्शन न्यूट्रॉन वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो उसे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। 56 विच ऑफ दीज वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कौन सी वैल्यू है जी? चार्ली ऑप्शन लग रही है, क्यों देखते हैं। n इज इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड शेल है, थर्ड शेल है, तो n इज इक्वल टू 3 हो तो L इज इक्वल टू 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि n-1 वाला फार्मूला लगना है। अब L इज इक्वल टू 2 हो, L इज इक्वल टू 2 हो, तो फिर m की वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। लेकिन यहां पर m की वैल्यू क्या लिखी हुई है? -3। भाई ये तो नहीं हो सकता, m की वैल्यू तो सिर्फ इनमें से कोई हो सकती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं लग रहा। बाकी सब पॉसिबल लग रहे हैं जी, आप बनाकर देख सकते हैं। 57 द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन जमा प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कितना लिखा हुआ है? सवाल नंबर 57 में एटॉमिक मास लिखा हुआ है 14, यानी कि प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन कितने हैं? 14। और एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है? 6 का मतलब 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। तो भाई जवाब आ गया 20। 57 में डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। अगला देखें जी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स द एनर्जी विल बी हाईएस्ट। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? एनर्जी आप कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आफ्बाउ प्रिंसिपल, और n+L वैल्यू देख लेते हैं, वो भी मदद कर सकती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। हर एक का तर्जमा कर लेते हैं, उससे मदद मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अल्फा ऑप्शन, n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 3 और L की वैल्यू है 2, यानी कि 3D की बात हो रही है। बीटा ऑप्शन में देखें तो ये 4D बन रहा है,
इसके बाद चार्ली ऑप्शन देखें तो ये 5s बन रहा है क्योंकि n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 0, और डेल्टा ऑप्शन को देखें तो वो 1s बन रहा है। सही जनाब, ये 4 हो गए। अब हमने वो अपना फार्मूला लगा लेना है, वैसे भी आपको आता है लेकिन मैं एक बारी फिर से लगा देता हूँ तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सही जवाब है। सही जी, तो S1 से शुरू कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, P2 से शुरू कर लें, 2 3 4 5 और 6। सही जनाब, D3 से शुरू कर लें, 3 4 5 और F4 से शुरू कर लें। यही अरेंजमेंट बनती है जी। आप इस अरेंजमेंट में अब देख लें किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये है 5s, ये है 4d, 3d तो पीछे रह गया, तो 3d की कम है, 1s की और कम है, 5s की कम है, 4d की ज़्यादा है, तो 4d की एनर्जी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। बीटा ऑप्शन हमने टिक कर लिया। आगे चलते हैं, 59th क्वेश्चन है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम विल हैव क्वांटम नंबर। 59 जी, बेरिलियम क्या नंबर है? एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें क्वांटम नंबर पूछा जा रहा है। भाई शेल का नंबर है 2, तो n की वैल्यू आ गई 2, और सब शेल है s यानी कि l की वैल्यू है 0, ऑर्बिटल भी m इज इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो सकती है पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, तो बीटा ऑप्शन में 2 0 0 नेगेटिव हाफ नजर आ रहा है। 60th क्वेश्चन देखें जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एल्यूमिनियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होती है। सही है जी, थर्ड ज़्यादा सेकंड से, सेकंड ज़्यादा फर्स्ट से, ये हमने अभी देखा, और हमने इसकी वजह बताई कि जो हर बारी एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो चार्ली ऑप्शन टिक कर, सॉरी बीटा ऑप्शन टिक कर लें, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ दी हाईएस्ट। इसके साथ ही टेस्ट मुकम्मल हुआ जी। इस टेस्ट में भी 50 से ज़्यादा नंबर जो हैं वो बहुत ज़रूरी थे। बहुत ही आसान टेस्ट बना हुआ था। आसान का मतलब है कि स्टैंडर्ड के करीब था। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होते हैं, ये बड़ा स्टैंडर्ड के करीब टेस्ट था। उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर लाजमी अपडेट भी कर दें हमें। थैंक यू सो मच।